Rahim, dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan bringing some special stuff of biology in front of you. हम बात कर रहे थे क्लास 9 का टॉपिक पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में काफ़ी सारे इसमें डिस्कस कर लिए। आगे कुछ जो ब्रांचेस रहते हैं वो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसी क्लास में कर लें और ख़त्म हो जाएं, यही कोशिश करेंगे। तो 10 ब्रांचेस मेरे ख्याल में हो गए थे। 11 नंबर ब्रांच जो हमारे पास है दैट इज़ सोशियो बायोलॉजी। अच्छा, सोशियो बायोलॉजी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। जिस तरह इंसान के बारे में हम कहते हैं ये एक सोशल है, ठीक है, सोशल एनिमल है। इंसान में सोशल बिहेवियर्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह बाकी एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सोशल बिहेवियर्स पाए जाते हैं। यानी जिस तरह अगर आपने सुना हो शहद की मक्खी के बारे में, शहद की मक्खी का जो चत्ता होता है वो पूरे एक डिसिप्लिन के साथ उसमें रहते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो है वो क्वीन होती है, मालिका, और मालिका के इर्द गिर्द फिर वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं, और उसके इर्द गिर्द फिर छत्ते पे सोल्जर्स मक्खियाँ होती हैं। पूरा डिसिप्लिन बरकरार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन पे कोई अटैक होता है या कोई डस्ट वगैरह पड़ते हैं तो सबसे पहले एक्शन लेते हैं सोल्जर्स। कोई अटैक कर रहा है, सोल्जर्स सबसे पहले डिफेंस में उठ खड़े होते हैं। इसी तरह और भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वर्कर्स भी, अदरवाइज़ वर्कर्स का अपना काम होता है। मतलब ये हुआ कि एक पूरा डिसिप्लिन के साथ वो चत्ते में रहते हैं। तो इनको, या इसके अलावा चिविंटिया एंट्स, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये सोशल एनिमल्स हैं या सोशल इंसेक्ट्स हैं। एंट्स के बारे में आपने अगर देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, एंट्स जब अपने उससे जो है ना घरों से निकलते हैं, वो जो बिल उनका होता है वहाँ से निकल के जब दूसरी जगह जाते हैं खाने को सर्च करने के लिए और वहाँ से वापस आते हैं तो उनका एक पूरा तरीक़ेकार होता है, एक डिसिप्लिन के साथ, एक लाइन में अपना एक रास्ता उनका होता है। वो रास्ता उनका चाहे तुम्हारे रोड के ऊपर क्यों ना गुजरता हो, वो उससे हटते नहीं हैं, उसी रास्ते में जा रहे होते हैं, एक लाइन के साथ जा रहे होते हैं। और पूरा मतलब इनका एक पूरा सोशल सिस्टम होता है जिस उसमें बिल में वो घुस जाते हैं अंदर। इन्होंने पूरे गोदाम बनाए होते हैं, इनके अपने घर होते हैं, तो पूरा एक सिस्टम होता है। तो इसी वजह से ऐसे किस्म के एनिमल्स को हम कहते हैं सोशल एनिमल्स। तो सोशियो बायोलॉजी में हम इंसान के अलावा बाकी वो सारे एनिमल्स जो सोशल करैक्टर्स, सोशल बिहेवियर्स शो करते हैं, उनको जब स्टडी किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज सोशियो बायोलॉजी। तो यहाँ पे डिफिनीशन को इस तरह बनेगा कि the study of social behaviors, the study of social behaviors of different animals, मतलब other than human beings, ह्यूमन बींग्स के अलावा भी जो है, यानी आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल इंसेक्ट्स दैट इज़ हनी बीज या एंड्स आप दे सकते हैं। तो ये सोशल बिहेवियर शो करते हैं, डिसिप्लिन होता है इनमें, ये पूरा मतलब वो तो क्या है कि आपस में रिश्तेदारियाँ भी पालते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं। जिस तरह छत्ते पे अटैक होता है तो सारे एक दूसरे के लिए फिर उठ खड़े होते हैं और वो अटैक करते हैं। तो सोशल बिहेवियर इनमें होते हैं। और ये जब एनिमल्स के, मुख्तलिफ एनिमल्स के सोशल बिहेवियर्स हम स्टडी करते हैं, इसको सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। अच्छा, जहाँ तक पैरासिटोलॉजी तो इट इज़ व्हाट पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट लोग स्टडी ऑफ पैरासाइट। सिंपल अल्फाज में इट इज़ व्हाट स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के मुख्तलिफ लाइफ एस्पेक्ट्स को जब आप स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। अब पैरासाइट क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन बनता है जहन में। पैरासाइट हर वो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जो होस्ट पे अटैक करता है, उससे शेल्टर और ख़ुराक हासिल करता है और रिज़ल्ट में उसे नुकसान भी पहुंचाता है। अगर नुकसान ना पहुंचाए तो फिर ये वो बन जाता है, सिम्बियोसिस बन जाता है।
पैरासिटिज्म जो है ये वो कंडीशन है, वो फिनोमेना है जिसमें ये साथ में नुकसान भी पहुंचाता है। यानी हम पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, जरासीम वगैरह हमसे खुराक हासिल करते हैं, हमारे बॉडी में जगह ले लेते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं और रिजल्ट में हमें बीमारियाँ काज होती हैं। तो वो क्या है? पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट क्या चीज़ है? ये हर वो स्ट्रक्चर है पैरासाइट, दीज आर दो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स that attack on host, get benefit and harm them and cause diseases। बीमारियां जब उन्हें काज करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। अब ये पैरासाइट फिर दो तरह के हैं। कुछ पैरासाइट ये कि हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। अब मस्कीटो ले लें, मच्छर हमें ऊपर से काटते हैं, या बालों में जो जुएँ होती हैं लाइसिस, वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और ब्लड उससे निकालते हैं, चूसते हैं। या लीच है वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। ये बॉडी के ऊपर अटैक करने वाले हैं और नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। एक्टो मीन्स आउटसाइड। और कुछ यानी पेट के कीड़े वो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, या कुछ बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। तो पैरासाइट दो तरह के हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। असल में बायो मीन्स लाइफ, टेक्निकल प्रोसेसेस या टेक्निक्स, एंड लोगस मीन स्टडी। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, और उसके हम क्या करते हैं? इंसान के लिए वेलफेयर ढूंढते हैं, फलाह बहबूद ढूंढते हैं। तो इसको फिर मैं एग्जांपल दूंगा, उससे पहले ये डेफिनेशन लिखते हैं, तो फिर मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इट may be defined as the use of different techniques, on microorganisms are their products। इनके प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, are their products for the welfare of mankind। इंसान, ह्यूमन बींग्स के फलाह के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल मैं दूंगा। एग्जांपल ये है कि हम इंसान में एक बीमारी है, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है डिटेल में आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक आर्गन है, पेंक्रियाज उसे कहते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जब प्रोड्यूस होता है तो वो आपके बॉडी के ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पेंक्रियाज ख़राब हो जाता है, इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, फिर क्या होता है? शुगर का लेवल जब भी आप खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ब्लड में चला जाता है, ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है। अब जब हाई हो जाता है उसको कम करने के लिए बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसी शुगर के मरीज इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, उसके मेडिसिन वगैरह वो लेते हैं। अब क्या हो रहा है? ये इंसुलिन हमें कहाँ से मिला? जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं ये इंसुलिन कहाँ से मिल रहा है? अगर हमें कहीं से इंसुलिन मिला और हमने शुगर के मरीज को दे दिया तो ये इंसान का वेलफेयर हमने कर लिया, इंसान का वेलफेयर कर लिया। लेकिन इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके प्रोडक्ट का दखल भी हो गया तो फिर ये बायोटेक्नोलॉजी बन जाएगी। तो देखते हैं कि इसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दखल है कि नहीं। हाँ है। हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया लेते हैं और इंसान के इंसुलिन वाला जीन लेते हैं। वो जीन हम एक स्पेशल तरीक़ेकार है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन उसे कहते हैं, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं। उस तरीक़ेकार के ज़रिए उस जीन को हम बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसके अंदर वो काफ़ी सारा इंसुलिन बना लेता है। बैक्टीरिया के बॉडी को इस्तेमाल करके, उसके बॉडी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके इंसुलिन बनाता है। वही इंसुलिन हम हासिल करके स्टोर करते हैं। जब भी कोई ऐसा मरीज़ आता है उसको फिर इंजेक्शन के तौर पे और इसी तरह मेडिसिन के तौर पे देते हैं। तो अब हमने क्या किया? हमने बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर लिया। किस लिए? इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। और इंसुलिन क्या है? एक इंसान का, किसी मरीज़ का वेलफेयर है। तो जब भी आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और मैनकाइंड का फलाह ढूंढते हैं, इससे फिर इसके स्टडी को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स या मैनकाइंड। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी असल में इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, ये तो क्लियर है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, लॉगस मीन स्टडी, तो ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का वो है, स्टडी है। डिफिनीशन लिखते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे इस पे। इट मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ immune system of body of organism to show resistance against the attack of microorganism। इम्यून सिस्टम क्या चीज़ है? हमारे बॉडी में अल्लाह ने एक ऐसा मुदाफ़ियाती निज़ाम बनाया है जिसके ज़रिए जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ाई की जाती है, इंसान लड़ता है। जब भी हमारे बॉडी में जरासीम घुस जाते हैं, वो हम पे अटैक करना चाहे तो हमारा ब्लड उसके ख़िलाफ़ एक्टिवेट होता है। वाइट ब्लड सेल्स ब्लड का हिस्सा हैं जिसे आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और हमें छुटकारा हासिल होता है उन जरासीम से, लिहाजा हमें बीमारियाँ काज नहीं होती। जब भी वो जरासीम गालिब आ जाते तो हम बीमार पड़ जाते हैं फिर। तो ये निज़ाम पूरा बॉडी में डिफेंस सिस्टम या मुदाफ़ियाती निज़ाम जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है और जरासीम के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है, इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इसी इम्यून सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। अगला हमारे पास है एंटमोलॉजी। जहाँ तक एंटमोलॉजी का ताल्लुक, ये एक ग्रीक वर्ड है एंटमन। एंटमन मीन्स इंसेक्ट। एंटमन अ ग्रीक वर्ड है एंटमन। एंटमन मीन्स इंसेक्ट एंड लोगस मीन्स स्टडी, वो तो आपको पता है। तो मतलब ये हुआ कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या मतलब ये हुआ कि जब भी आप इंसेक्ट के लाइफ को स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, बॉडी के पार्ट्स फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, इंसेक्ट्स के बारे में आप जो स्टडी करते हैं, ये हम एंटमोलॉजी कहलाते हैं। तो इसको डिफाइन कुछ इस तरह किया जाएगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of insects। जब हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इसे नाम दिया जाता है एंटमोलॉजी। सो एंटमोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हुई कुछ ब्रांचेस। इसमें आखिर में एक दो ब्रांचेस रहती हैं, फार्माकोलॉजी और इस तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये अलग कर लेते हैं। नंबर 16 बन जाएगा फार्माकोलॉजी। 16 नंबर 16 दैट इज़ व्हाट फार्माकोलॉजी। एज फार एज फार्माकोलॉजी इज कंसर्न, ये फिर दो अल्फाज है, ग्रीक अल्फाज है, लोगस और फार्माकान। एक लफ्ज़ है फार्माकान, देयर इज अ ग्रीक वर्ड फार्माकान, अ ग्रीक वर्ड फार्माकान। फार्माकान का मतलब है ड्रग। ये ड्रग्स को कहते हैं, या पॉइजन, जहर, इसका मतलब पॉइजन भी लिया जाता है। तो मतलब ये हुआ लोगस में स्टडी। तो मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ पॉइजन, स्टडी ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पेशली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स ले लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ह्यूमन बींग आप ले सकते हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, नेचर पढ़ते हैं और उसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, एंड द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ऑन द बॉडी ऑफ मैन, ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जब ह्यूमन बॉडी पे इसका
वो हम इफेक्ट पढ़ते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स, और एनिमल्स में फिर हम ह्यूमन बॉडी लेंगे। इससे मुराद ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स या स्पेशली ह्यूमन बॉडी। सही है। अब ये जो है ना ये फार्माकोलॉजी कहलाती है। अब आखिर में दो ब्रांचेस है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वो मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एक है बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो साथ में ये ब्रांचेस भी हो जाएंगे और आपको फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके साथ मतलब ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो कंसर्न ब्रांचेस हैं वो तकरीबन हो जाएंगे। एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द अदर वन दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। ठीक है, दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। तो तकरीबन दोनों सेम है भी, दोनों का काम बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स के साथ होता है। बॉडी जिन मालिक्यूल्स की बनी होती है उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं और इसी के रिएक्शंस को बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और दोनों का काम मॉलिक्यूलर पोर्शन ऑफ द बॉडी के साथ होता है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर काफ़ी सारा ये आपस में रिलेटेड होता है, लेकिन फिर भी फ़र्क मौजूद है। वो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये है कि आपके बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल मौजूद हैं, और ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं उसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो मतलब ये हुआ कि इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आपको पता है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये ब्रांच है। तो बायोकेमिस्ट्री फिर आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि इट इज़ the branch of biology that deals with the study of biomolecules. Study of biomolecules. Biomolecule क्या चीज़ है? These are the molecules found in the body ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, और जब बायोमॉलिक्यूल्स का हम नेचर, स्ट्रक्चर ये सब पढ़ते हैं, बॉन्डिंग, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके बॉडी में मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इस तरह ना, ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, ये जब आप स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के आपस में जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये सारे रिएक्शंस जब आप पढ़ते हैं फिर बायोकेमिस्ट्री ब्रांच उसके लिए इस्तेमाल। तो इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ different metabolic reactions occurring in the body of living organisms, in the body of living organisms। मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसको जब हम स्टडी करते हैं ये बायोकेमिस्ट्री, और जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसका नेचर, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं, तो ये फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। तो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस जो इंट्रोडक्शन के साथ मुंसलिक था। आगे जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक्स जो इस चैप्टर में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर देता चलूँ। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।